मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं जब से मुल्क बदर हुआ हूं, मैंने अब तक सिर्फ 2 इंटरव्यूज़ किए हैं। पहला मैंने इमरान खान नियाज़ी का किया था और आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं इमरान रियाज़ खान का। इमरान रियाज़ खान जब से मुतनाज़ा हुए हैं, यानी इस खित्ते पर उन्होंने जब से कदम रखा है, उनका पहला बिलमुशाफ़ा इंटरव्यू आज मेरे साथ हो रहा है। इमरान रियाज़ खान, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस इत्मीनान का इजहार भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको सही सालम मेरे सामने बिठाया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। और सबसे पहले तो ये है कि मैं तो आपको मिलने आया था, आपको देखने आया था, बड़ा लंबा अरसा हो गया। और यानी आपको याद होगा जब मैं वापस आया था कैद से जबरी लापता होने के बाद, तो मैंने आपको एक दिन फ़ोन किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आफ्ताब भाई आपको गले मिलने को दिल कर रहा है। जी जी। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा रोने को दिल चाह रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे मिलूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो रही, आप बड़े भाइयों की तरह, तो एक बड़ा आपके साथ एक वाबस्तगी है। तो फिर मैंने आपको बताया कि मुझे इन्होंने बहुत बहुत तंग किया, बड़ा परेशान किया, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आफ्ताब भाई मैं वही हूँ जो मैं गया था। तो वो आपसे बात हुई, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आप पाकिस्तान में नहीं थे, मैं वहाँ था, सिचुएशन जो कुछ भी वो आपके सामने है। तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि आपसे मुलाकात हो रही है, मैं आपको मिलने आया था, आपने मुझे ऑर्डर दिया कि आप मुझे अपने साथ बैठा के बातचीत भी कर रहे हैं और लोग उसको सुन भी पाएंगे। मेरे लिए ये इतना बड़ा फ़ख्र है इमरान कि तुमने मेरी तरह और बहुत से दोस्तों का, अपने भाइयों, छोटे और बड़े भाइयों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। लेकिन तुम्हारी कहानी मुझ तक चूँकि बहुत सारी चीज़ें पहले भी पहुँच चुकी थी, तुम्हारी ज़ुबानी सुन के दुख भी हुआ है, अफसोस हुआ है कि कितने कीमती आदमी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, जो कीमत अदा आप कर रहे हो, अल्लाह ताला ने आपसे चूँकि कुछ काम लेना है, फितरत आपको उसके लिए तैयार कर रही है, पुख्ता कर रही है, कंक्रीट किया, अब आपको टाइटेनियम कर रही है। देखिए आफ्ताब भाई, मेरा एक चीज़ पे बड़ा बिलीफ, ये सारी सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, तो एक चीज़ तो मुझे समझ आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप एक बहुत नौजवान सहाबी थे, आपके पीछे खड़े हुए थे, ऊँट पे पीछे बैठे हुए थे। तो आपने कहा, लड़के मेरी बात सुनो गौर से, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। आपने कहा कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा फ़ायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। कोई भी आदमी आफ्ताब भाई पत्थर का नहीं बना हुआ होता या लोहे का बना हुआ नहीं होता। ये हालात होते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, फिर देखना ये होता है कि रब उसको कितना साबित कदम रखता है। ये मेरे रब का मामला है। यानी हम कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं बहुत पत्थर का आदमी हूं, मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, मुझे मारोगे मेरे से नहीं। भाई इतनी छोटी सी जगह पे जब आपको कोई बंद कर देता है 6 बाई 8 के अंदर या 4 बाई 8 के अंदर आपको बंद कर दें और आपकी जिंदगी बस वहीं गुजरे, आप पैदल भी ना चलें। 66 दिन के बाद निकाल के मुझे पैदल चलाया, मुझे पता चला कि मेरी क्रैम्प पड़ रहे हैं, मैं पैदल नहीं चल पा रहा। तो आप वो रहते ही नहीं है जो आप होते हैं, ये बियरेबल है ही नहीं। तो अगर आप उसमें से गुजर रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, ये अल्लाह ऑलमाइटी की वजह से है, और वही आपको सब्र देता है, अता है, वो आपको सब्र देता है। उसकी अता है आप पे कि आपको उसने सब्र भी दिया, ये मौका दिया और तौफीक भी दी। मैं तो हमेशा कहता हूं मौका सबको मिलता है, तौफीक किसी किसी को मिलता है। रब बड़ा मेहरबान है सर। और लोग यानी एक ऑब्लिवियन में से एक आदमी उठा है, गुमनामी में से, और अल्लाह ने उसको एक ऐसे मकाम पर फायज कर दिया है कि लोग हिसाब किताब पता क्या क्या कर रहे हैं। तो हैरान हो गए, मुझसे लोग पूछते हैं जी आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी है, जंगलात से मुतल्लिक मुश्किल मुश्किल टेरेन्स पे आप उसके साथ रहे हैं, ये जिस जगह का वाकया है, सुना है जंगली जानवर ने उस पर हमला किया, आपके हिसाब से जानवर कौन सा होगा? जस्ट इमेजिन। क्यों उन्हें मतलब है दिलचस्पी का एक, तो मैं उनकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। हाथी ने हमला किया ना ये हाथी था ना गैंडा था। अगर आपको पता हो तो वो टेरेन ऐसा है कि वहां पर भेड़िया बहुत वाफिर होता है और जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा फेरोशियस वहां पर भेड़िया है, और भेड़िया ने हमला किया था। और ये खुशकिस्मती है इस कौम की कि 2 बहुत कारी, बहुत गहरे जख्म खाने के बावजूद आज वो 6 फुट का जवान हमारे सामने बैठा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, जरा मैं आपको देखें जो बात, वो जो आदमी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था ना, आज सिर्फ मेरे अलावा आपने उसकी तस्वीर देखी है, शेर सिफत आदमी, और किसी ने नहीं देखा, आपने उसको देख भी लिया है ना, हीरो। यस, अल्लाह ताला ने उसको बनाया भी वैसा ही है जैसा वो है। बड़ा हैंडसम आदमी। मैं तो समझा कि जो तुम पोर्ट्रे कर रहे थे ना, कि वो बड़ा आदि पहलवान टाइप का होगा। वो आदि पहलवान नहीं था, वो तो बड़ा स्लिम सा चरेरे, इसको चरेरा बदन कहते हैं। वो बहुत मजबूत आदमी, टॉल, यानी उसके साथ ने मुझे यानी बड़ा फायदा दिया। यानी आम आदमी के साथ आप ये ट्रेवल नहीं कर सकते थे। और उसकी मेरे बारे में ये राय है कि ये मैं एक जर्नलिस्ट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यानी क्योंकि मैस हो गया था ना, हम जिस ट्रैक पे चले थे ना वो ट्रैक रहा ही नहीं, वो मैस हो गया, जिसने आना था वो आया ही नहीं, और फिर एक लंबा ट्रैवल था बस। नहीं, वैसे ये जो कुछ हो रहा है, आप ही नहीं, आप जैसे और बहुत सारे जर्नलिस्ट, अब कहाँ के जर्नलिस्ट रहे, किसी ने जर्नलिस्ट रहने नहीं दिया। सारा कंट्रोवर्सी हो गई, हर जगह पे हो गई, आदमी मुतनाज़ा हो गया। मुतनाज़ा होना और बात है, उसका रोल चेंज हो जाता है, आपको खामखा का मुजाहिद बना दिया जाता है, हालांकि आप अपना काम करना चाहते हो। मुझे जब पहली दफा इन्होंने पकड़ा ना, तो मेरी इनसे बात होती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, सारे सहाफ़ियों की होती थी। उस दौर में ये राब्ता वाब्ता फ़ोन शोन भी करते थे कि सर ये चीज़ है या वैसी चीज़ है। तो हम लोग बतौर सहाफ़ी खबरों के चक्कर में रहते हैं हर वक्त।
कि चाहे सिचुएशन तब्दील हो रही है, कोई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कोई और चीज़ें हैं। तो जब मुझे इन्होंने पकड़ा ना, तो मैंने एक पैगाम इन लोगों को बड़ा ओपनली दिया था। मैंने ये कहा था कि आप मुझे 6 फुट का अंदर डालेंगे, 10 फुट का बाहर निकलूंगा मैं, फिर आप मुझे अंदर डालेंगे, फिर मैं और बड़ा। आप मुझे बनाना क्या चाहते हैं पहले आप मुझे ये बताएं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आप मुझे जितनी दफा मारेंगे, जितनी दफा अंदर डालेंगे, वो आप मुझे अजीब तरीके के, यानी मैं ये कोई बाई चॉइस तो नहीं हूं ना आफ्ताब भाई, बाई फोर्स है ना जो मेरे साथ हुआ, या जो इन्होंने मुझे बनाया ये बाई फोर्स बनाया, ये बाई डिजाइन तो नहीं है ना। जी जी जी, ये कोई बाई चॉइस तो नहीं है ना। अब एक आदमी को आप उठाएं, उसके ऊपर आप, मैं 10 मेरी गिरफ्तारियां जो तहरीरी हैं, जो सरकारी कागजों में मेरी गिरफ्तारियां, वो 10 मरतबा 10 मेरी गिरफ्तारियां हैं, मेरे ऊपर 3 दर्जन मुकदमे हैं। उसके बाद इन्होंने जेल में मुझे 1 महीना फिर रखा भी। क्यों तंग किया यार? वापस आया, क्यों तुमने तंग किया इन्हें इतना? मैंने कहा इतने पर्चे करने पड़े? मैं तो अपना काम कर रहा। अब मैं वाहिद आदमी हूं जिसको इन्होंने 142 दिन गायब भी कर दिया। कोई और सहाफी को ऐसा नहीं किया इन्होंने। मुझे वहां पे गायब करके ये टॉर्चर करते रहे, सारा कुछ करते रहे। तो मेरे रब से बड़े तो नहीं हो गए ये, मेरे रब से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो गए ये। इनके बीच में से मेरा रब मुझे निकाल कर लेकर आया और मुझे इज्जत के साथ निकाल कर लेकर आया। तो इन्हें क्या लगता है कि ये चाहे को सफेद कहेंगे तो सफेद हो जाएगा? सर ऐसा होगा नहीं। जितने बंदे लापता हुए ना, इंतजार पंजूता साहब से मेरी बात हुई सर, अगर उसका कल उसकी इंटेंसिटी यहां थी ना, तो आज यहां पे है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको इन्होंने लापता किया। अब आप मुझे ये बताएं कि उसकी कीमत ये अब तक चुका रहे हैं। आफ्ताब इकबाल नहीं है इनके पास, बहुत सारे और लोग हैं। इन लोगों ने जबर के जरिए से, इन्हें लगा कि ये कंट्रोल करेंगे, जबर के जरिए से आप दबा सकते हैं। आप मौकिफ नहीं बदल सकते, सोच को आप बदल ही नहीं सकते। ये जितना आप मारते जाएंगे, ये पाकिस्तानी इतने फारिग लोग तो नहीं है कि ये आपके मारने के ऊपर डर के अपना मौके बदल लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग लोग चुप हो सकते हैं, स्ट्रेटजी के तहत खामोश हो सकते हैं, लेकिन लोग अपने मौके को ज्यादा जोरदार तरीके से बयान करेंगे। मेरी बात होती है सदाकत अब्बासी से। अच्छा, ये वो वाहिद आदमी है जिसने सुना मुझे। ये कुछ अरसा उस प्रिजन में रहा जहां पे मैं रहा। इसका मुझे एक दिन फोन आया, उसने कहा यार मान गया हूं आपको। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैंने सुना आपको जब आप पे टॉर्चर हो रहा था, और मैंने भी सुना कि जो सदाकत अब्बासी के साथ हुआ, उस आदमी के साथ बड़ा जबर हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खत लिखा चीफ जस्टिस को, उसमें सदाकत अब्बासी का नाम क्यों नहीं लिखा, उस्मान डार का भी नहीं लिखा। तो क्या उस्मान डार का मौक़िफ़ बदल गया? वो पहले से ज्यादा मजबूत है। सदाकत अब्बासी पहले से ज्यादा मजबूत है। जितने लोग लापता किए गए वो सारे पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान को आज इन्होंने सियासत का एक देवता बना दिया ना, या इमरान खान साहब को एक जाइंट बना दिया है, तो इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वो भोंडी गलतियां और उनकी हरकतें हैं जिसका खुमियाजा आप ये भुगतेंगे। देखें, इमरान की किस्मत में ये ऑनर लिखा था। अब वसीला अल्लाह ताला जो नियत की भी बात है ना, नियत की भी बात है। उसको अल्लाह ने नवाजना था। बहादुरी का इनाम वो यहां भी देता है और वहां भी देता है। देखिए, मैं जब इनके पास कैद में था ना, तो मेरे पास एक दिन ये लोग आए। ये अगस्त के मिड की बात है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उससे चंद दिन पहले से ना, वहां जो लोग खाना लेके आते थे ना, उन लोगों के रवैये बहुत अजीब हो गए थे। तो उससे मैंने एस्टिमेट लगा दिया कि कुछ बाहर ऐसा हुआ है जिसका फर्क इन लोगों को भी पड़ा है, और वो कोई इतना बड़ा है जिसकी वजह से इनके रवैये भी बहुत ये कब की बात है? अगस्त के मिड की बात बता रहा हूं, जब ये मेरे पास आए, अगस्त 2023। अच्छा अच्छा। इन्होंने आके मुझे उस ऑफिसर ने पूछा, ये अब ऐसे नकाब पहना हुआ, उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा पकड़ दिया उसको आपने, क्योंकि मुझे आखिरी खबर जो मिली थी ना, इस दुनिया की जो आखिरी खबर मेरे पास थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाए। आज वो यहां रहेंगे, उनके लोग आएंगे, कल वो रिहा होकर चले जाएंगे। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो आखिरी खबर मुझे मिली थी वो ये थी। ठीक। इसके बाद मुझे कोई खबर कभी नहीं मिली, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक ऐसी जगह पे था, मैं दुनिया से कट्टा हुआ था। आप हैरत होगी आपको कि उन 5 महीनों में जो कुछ हुआ, अभी भी कुछ चीजें मुझे पता चलती है, मैं हैरान होता हूं ये कब हुआ था। मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कब तक टूट जाएगा। मैंने पकड़ दिया, उन्होंने पकड़ लिया। किधर है? उन्होंने कहा जी अटक जेल में। तो मैंने कहा अपने उनको कैसे रखा है? उसने कहा जी उसको हमने गद्दा दिया हुआ है, उसको हमने पंखा दिया हुआ है, और 4-5 सहूलतें बताई को, अखबार शखबार ऐसे कुछ। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा जी मेरे से तो अच्छे ही रह गए खान साहब क्योंकि मेरे तो अखबार भी नहीं, कुछ भी नहीं, पता ही कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जमीन पे सुनाए, लेकिन आपको बाहर की खबर होनी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। अगर आपको नहीं पता ना आफ्ताब भाई, उसकी अजियत आप जान ही नहीं सकते कि बाहर क्या है। आपको जब पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, तो आप उसकी अजियत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यार इससे बढ़कर क्या कि आपसे किसी ने ये कह दिया कि आपकी वालिदा फौत हो गई? मुझे एक दफा किसी ने ये कहा कि तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ दिया, जी जी, तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ दिया तुम्हारे घर वालों ने, ये कहा किसी ने मुझे इस बात के ऊपर बड़ी पहले तकलीफ हुई, फिर मैंने इसको पी लिया। जब दोबारा उसने मुझे कहा, मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा मेरे घर वालों को तसल्ली तो हो जाएगी ना कि मेरी नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ दी है। तो फिर मुझे 2 दिन बाद बताया नहीं, अभी उनको शक है, सिर्फ नमाज जनाजा कहीं और पढ़ी गई है, तुम अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि इसको टेंशन हो। वो टेंशन देने के सारे तरीके वो ढूंढते हैं। तो वो जब ज्यादा इस तरह की चीजें करते थे, मैं बहुत परेशान भी हो जाता था बाद वक्त। इमरान खान के बारे में उन्होंने जब मुझे कहा ना कि कब तक टूट जाएगा, तो मैंने ये चीजें पूछी, तो उन्होंने कहा जी अटक जेल के अंदर है और ये फैसिलिटी था उसको। तो मैंने कहा टूटने से आपका मतलब क्या है कि टूट जाएगा? उन्होंने कहा जी वो माफी मांगे और अपनी गलती का एतराफ करें। तो मैंने कहा ये तो उसके पास है ही नहीं जो आप उससे मांग रहे हैं। तो उनके साथ मेरी लंबी बात हुई। मैंने कहा यू हैव 15 डेज। सर आप 15 दिन के अंदर, मैं इमरान खान को जानता हूं, वो रास्ता निकालेगा, वो पॉलिटिकल आदमी है और वो रास्ता निकालने वाला आदमी है। मैंने उसको ये कहते हुए भी सुना है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को इन चीजों से बाहर निकाले
तो हम एक मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इसका नुकसान हो रहा है। आखिरी मीटिंग में वो यही कह रहा था, हम तीनों मौजूद थे। वो यही इमरान खान तब भी यही कह रहे थे कि ये अपने आप को सियासत से इस टाइम बाहर कर लें, मुल्क इसका खुमियाजा इस लड़ाई का मुल्क को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे हटूंगा नहीं, अगर ये बात नहीं आएंगे तो ये चलता रहेगा और मुल्क को नुकसान होता रहेगा। वही कुछ हो रहा है, अब वही हो रहा है। अब मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा जी आप उसके साथ ना 10-15 दिन के अंदर आपका जो है 15 डेज, मैंने 15 डेज का कहा, मैंने कहा जी उसके बाद ना वो ज्यादा सख्त होता जाएगा, आपके पास कोई प्लान है उसको छोड़ने का? तो मुझे उस बंदे ने कहा कि जब उसको नशा नहीं ना मिलेगा 4 दिन तो वो मिन्नतें करके बाहर आएगा। मैंने उन्हें कहा जी आपकी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड है, इमरान खान अब डिफरेंट आदमी है, आप देखिएगा वो नमाज पढ़ेगा और वो सो जाएगा वहां पे, और थोड़े दिनों में वो एडजस्ट हो जाएगा, और अगर वो वहां एडजस्ट हो जाएगा तो फिर बाद में आपका प्लान नहीं होगा उसको छोड़ने का। तो यार तुम ना, तुम्हारे अंदर से ना वो इमरान निकल नहीं रहा। बड़ी एक गाली देने वाला लफ्ज इमरान खान के बारे में बोलते हैं जो जजों को भी कहते थे, तो उसने वो वर्ड बोला। जी जी, उसने वर्ड बोला, मेरे हद होगी, मेरे बारे में सबसे पहली बात यही की गई। अच्छा, मैं जब उसने वो वर्ड बोला ना तो मैंने कहा जी अब आप मुझे बताएं आप सुनना क्या चाहते हैं। फिर तो पूछने का फायदा कोई नहीं है ना, आप जो सुनना चाहते हैं बताएं, मैं वो कह देता हूं, ताकि आप यहां से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन ले जाएं। आप मुझसे पूछने आए तो उसने कहा नहीं आप बताओ। मैंने कहा देखें उसको आप 10-15 दिन के अंदर तय कर लें, और मेरे अंदाजे में कोई हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि वो इसलिए कि वहां लोगों का रवैया बदला हुआ था। मुझे समझ आ गई कि ये इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से डिप्रेशन है यहाँ पे, और मुझे अचानक ये भी फील आना शुरू हुई कि यहाँ तो नहीं रखा हुआ कहीं पे कि ये पूरा सिस्टम मिला हुआ पिछले हफ्ता 10 दिन से। लेकिन वो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि वो अटक में है। मैंने उन्हें कहा जी वक्त गुजरने के साथ ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपको ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये वो चले गए। वो अगले दिन आके उसने पूछा कि ये कैद का गुलाम का क्या मतलब था, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा फिर वो अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि मैंने बाहर कब आना है, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से जो मैं अंदर हूं, जो इतने दिनों से मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है, तो अब मैं इनके साथ क्यों बैठ के बात करूं। तो वो उसके पास मार्जिन क्रिएट हो जाएगा कि मैंने बाहर नहीं जाना। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की एक किस्म है कि जब आप अपनी कैद से, अपने सयाद से, अपने कैद करने वाले से, अगवा करने वाले से, या कैद खाने के साथ इतने मानूस हो जाए कि आप बाहर जाने को दिल ही ना चाहे। वो एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा जी कि देखें वो, फिर मैंने एक और उनको बात बताई, मैंने कहा वो 50 साल से हीरो चल रहा है इस मुल्क का। दुनिया में दूसरा आदमी आप मुझे बताएं मोहम्मद अली किले के बाद कि जो इतना लंबा अरसा हीरो रहा हो, तो इंटरनेशनल लेवल का उसके बाद फेम है। 50 साल से वो हीरो चल रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है अगले 200 साल मैंने कैसे हीरो रहना है। वो अगले 200 साल का एस्टीमेट लगा के 70 साल के बाद कौन सी डील करनी है इमरान खान। जो कहता है कि मैं अल्लाह के पास जब जाऊंगा कम से कम ये तो कह सकता हूं ना कि या अल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए था। आफ्ताबी इनके दिमाग में ये था कि ये इमरान खान आएगा, रोएगा, पिटेगा, हम इसको तोड़ देंगे, चौथे दिन नशा मांगेगा, हम इसको कहेंगे कि जी बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये खान साहब बैठेंगे और बैठ के कहेंगे जी हमसे ये गलतियां हुई हैं, आइंदा हम ये गलतियां नहीं करेंगे, लिहाजा मैं पूरी कौम से और इनसे माफी मांगता हूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम लोगों से लाताल्लुकी का इजहार करती है जिन लोगों ने ये काम किया। उसके बाद पॉलिटिक्स भी तबाह, हर चीज खत्म, हम इलेक्शन करवाएंगे, नई हुकूमत बनाएंगे, इमरान खान किस्सा पारीना अल्लाह खैर सलाह। ये था वो फॉर्मूला। नहीं, किस्सा पारीना ना होता, एक हिस्सा इमरान खान को जरूर देते। ये क्यों कि वो सूट करता है, डिवाइड एंड रूल का एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट होता है थर्ड फोर्स, तो इमरान को एक तीसरी कुव्वत के तौर पे रखा जाता है। आफ्ताब भाई वो इमरान खान की शख्सियत ही वो, लेकिन लोग इमरान खान के पीछे क्यों चले थे? मैं उस इमरान की बात कर रहा हूं जो अपने आप को बिलिटल कर लेता है, डिमिनिश कर लेता है। अगर इमरान खान के पीछे जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे उसके कुछ रीजन थे, उन्होंने इमरान खान में कुछ चीजें मुख्तलिफ देखी जो उससे पहले वो सियासतदानों में देख रहे थे। अगर इमरान खान वो मुख्तलिफ ना रहता तो फिर लोग उसके पीछे क्यों रहते? यस, देखिए उन्होंने देखा कि ये कंप्रोमाइज नहीं करता कुछ चीजों पे, तो फिर उसने साबित किया कि मैं नहीं करता। उन्होंने देखा कि दूसरों से डिफरेंट है, ये अदाकारी नहीं करता, जो है वो नेचुरल है, तो उसने दिखाया कि वो नेचुरल है। उन्होंने इमरान खान के बारे में पैरामीटर्स अलग सेट किए हुए थे सबने। इमरान खान के सारे टेस्ट हो चुके थे, एक टेस्ट रह गया था और वो था बहादुरी का। ईमानदारी टेस्ट वो पास कर चुका है, मुहिब्बे वतन होने का टेस्ट वो पास कर चुका है, वो लाइक कितना है वो टेस्ट पास कर चुका है, फाइटर बड़ा अच्छा फाइटर है, वो हिम्मत नहीं हारता, वो टेस्ट पास कर चुका है, घबराता वो नहीं है। कोविड में उसने पूरी दुनिया में एग्जांपल क्रिएट की, इतना बड़ा मुल्क भी कोविड के बगैर बच सकता है और कारोबार भी चलता रहे, तो उसने हर जगह पे अपने आप को पास कर लिया था। उसका एक टेस्ट बाकी था कि ये आदमी बहादुर कितना है, वो भी उसने पास कर लिया। पहले उसने गोलियां खाई, गोलियां खा के निकलता उसने बुक्का लहराया, उसने बताया, उसने करैक्टर शो किया, दिस इज इमरान खान, और भाई मैं डिफरेंट आदमी हूं। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे पे गोलियां चलाएं और मैं बाहर निकल के जो है वो ऐसे करके घुस जाऊं और मैं फिर नजर ना आऊंगा आपको, मैं आपको नजर भी आऊंगा। उसने करैक्टर शो किया। उसके बाद फिर जब उसको आपने जेल में डाला, और पाकिस्तान की तारीख में है किसी की ऐसी जेल, ना बंदा की आज तक आवाज आई, ना बंदा आज तक किसी को दिखाई दिया। कैसा खौफ है इस आदमी का। कहता हूं नेल्सन मंडेला को ये मसाइल नहीं थे। अच्छा, नेल्सन मंडेला कब बना लीडर पता आपको? जी, जब वो कैद के अंदर था तो कौन कहता था नेल्सन मंडेला? जब उसकी कैद पूरी हो गई, इतने अरसे के बाद बाहर आया, तो फिर ये औरा बना के यार 27 साल, इतना बड़ा आदमी, इतनी खौफनाक कैद। लेकिन सोबतें नहीं उसने झेली, वो तो एक सीधी सीधी सी कैद में रहा। इसको इमरान खान को उन्होंने किस उम्र में जेल में डाला और उसको किस उम्र में जेल में डाला, इसका फर्क देखें। दूसरा, आप जरदारी की जेल के साथ मुवाजना करते हैं। या शाहिद साहब ने बताया नहीं कि जेल के साथ कोठी थी जिसके अंदर वो रहते थे, उनकी खिदमत के ऊपर लोग मामूर थे। नवाज शरीफ की जेल का मैं खुद गवाह हूं। नवाज शरीफ की जेल में जब मुलाकात होती थी, सहाफियों को बकायदा सबको बताया जाता था, गाड़ियों में भर के ले जाते थे। एक चेयर पे नवाज शरीफ साहब बैठते थे, साथ इरफान सिद्दीकी साहब बैठते थे, परवेज रशीद साहब बैठते थे, और सामने ऐसे 7 या 8 सहाफी इधर, 7 या 8 सहाफी इधर। मियां साहब की मुलाकात चल रही है, मियां साहब का डॉक्टर मियां साहब के साथ ही रहता था जेल के अंदर। मियां साहब को मुशक्कती मिले होते जो हर तक दबाते थे, उनकी खिदमत करते थे, और मियां साहब तो अपनी लाइफ एंजॉय करते, सारे खाने रायगढ़ से जाते थे। इमरान खान ने एक खाना नहीं खाया घर का अभी तक, पता है आपको? आज 557 दिन हो गए,
जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एक खाना उस आदमी ने घर का नहीं खाया उस वक्त से लेकर अब तक, एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाए थे? आपने खिलाए होंगे। मैं जिस दिन मुल्क छोड़ रहा था ना, मैंने उसके लिए रखे हुए थे 10 तीतर सुसी पॉटली। अब सुसी तो बड़े शौक से वो खाता है, और जो पहाड़ के टॉप पे होते हैं वो स्पेशल है। मैंने स्पेशल, जी, जब जी। मैं वो एक जगह से गुजरा था, मैंने वहां देखे भी थे। जी जी जी। तो ये मैंने सोचा हुआ था कि अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी, मेरे घर आ ही गया, तो उस वक्त तक तो 9 मई नहीं हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इस तरफ चले जाएंगे। मेरा ख्याल था सेटल हो जाएगा मामला, तो उसके लिए मैंने, लेकिन अब चूंकि मैंने मुल्क छोड़ना था, मेरे फ्रिज में वो पड़ा हुआ था, देसी मुर्ग उसके लिए पड़ा हुआ था, एक मग पड़ा हुआ था। अब वो सारी चीजें मैंने, कहते हैं उसको गीस को, सबको पता गीस चलता को मग मैंने बड़ी दफा जिक्र किया, आप कैनेडियन जानते हैं उसको मग को। मैंने एक, मेरे पास पाड़ा हिरन नहीं था, वरना वो भी मैं उस रात, सारी रात मैंने लगा के खुद कुकिंग की। 2 मेरे साथ असिस्टेंट्स थे। मैंने कहा सुबह ये खान के पास पहुंचना है। अब मैं दुबई पहुंचा और मैंने खान से पूछा टेक्स्ट करके कि कैसा लगा, तो कहता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे डिनर में भेजोगे, लेकिन वो फिर मुझे भी देर होगी और तुम्हारी तरफ से भी लेट आया, उसको नहीं पता था कि पहुंचे ही सुबह था। कहता है मैंने बहुत कम इतना लजीज थी, उसके अल्फाज है कि इट वॉज सो डिलिशियस। और बातों बातों में मुझे याद आया कि खान, जो बात अभी तुम कर रहे थे ना इमरान, जो मुझे आखिरी डांट पड़ी है ना खान से, देखिए खान प्यार मोहब्बत तो सबसे करता है, डांट वो किसी किसी को सुनाता है। मुझे आखिरी डांट टेक्स्ट पे मिली, मुझे कहने लगे कि यू साउंड वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसमेड। ऐसी बात नहीं करनी, तुम तो, अगर तुम घबरा गए तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम्हें सुनने वाले सारे जो हैं वो भी घबराएंगे और परेशान होंगे। तुम मायूस लग रहे हो, मुझे आज मजा नहीं आ रहा तुम्हारे से बात करने। नहीं नहीं, पाकिस्तानी बड़े तगड़े हैं आफ्ताब भाई। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हम लोग जाते थे ना सड़कों पे, गलियों में इधर उधर घूमते थे, हर बंदा पूछता था रोके की बनेगा। आपको पता है अब हर बंदा बताता है ए बनेगा, ए बनेगा, आए हाय। पहले हर बंदा पूछता था कौन जिम्मेदार है, अब हर बंदा बताता है कि ये जिम्मेदार है ना। और सदीक जान ने क्या खूबसूरत बात आज तुमने सुनाई है, मजा आ गया सुन के यार। मतलब ये कौम की आंखों का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन और कुछ कितना नहीं किता। आए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। हमने वो गुनाह किए हैं जिनकी मैंने माफी मांगी खुद अपने सुनने वालों से भी। हम सब ने किया यार, यानी हमें आइडिया नहीं था ना, हम हर चीज मान लेते थे। माशिर जुलूम की किताब पढ़ी हुई थी, वो वाली जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिखी हुई है, हमें तो जो कहा उसके मुताबिक ही आना था हमने। देखो ये वो फोर्स है जिससे ये महरूम हो गया। सर अब हम देखें ना, मकबूजा कश्मीर की हम बात करते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, अभी मैं अहमद फरहाद साहब का ट्वीट पढ़ रहा था। बड़ा बाकमाल आदमी है, बहुत जबरदस्त इंसान है। अहमद फरहाद साहब लिखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का नौजवान एयरपोर्ट से एक और अगवा किया गया और अब लापता है चंद दिनों से। और वो ये क्लेम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर से कई नौजवानों को गुज़िश्ता चंद महीनों में अगवा किया गया, लापता किया गया जबरी तौर पर। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क चलेगा? बलूचिस्तान में चले जाए, वो कहते हैं जी हमारे लोग लापता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, मैं बलूचिस्तान चला गया, ये जो फ्लड्स आए हुए थे हम इनकी मदद कर रहे थे, और आपने भी मेरे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। भाभी आई थी मेरे पास, वो आपके कैंप भी आई, भाभी पूरा ट्रक भर के पूरा सामान लेके कहीं, उसने कहा मैं इमरान को क्यों ना दूं, वो पहुंचाएगा। वो पूरा ट्रक भर के ले आई, तो मैंने कहा भाभी घर में सामान है, कहती बेटा ये सारा एक्स्ट्रा मैं खरीद के लाई, तो ये लेके जा उधर ना। तो मैं वो सामान लेकर गया, मैंने बल्कि उनका बड़ा थैंक्स भी किया, आपको पैगाम भी मैंने भिजवाया था। वो खुद जाना चाह रही थी, मैं कहा किधर जाती फिरोगी, तो कहती मैं एतबार नहीं करती। जब तुम्हारा सुना ना उसने, हाँ वो खुद लेकर कहा बस अब मुझे अच्छा, जाने मैं वो चला गया। अच्छा मुझे उन्होंने कहा कि मैं ये किराए के पैसे भी देती हूँ, ये सामान ले जाने के पैसे भी देती हूँ, तो वो साथ उन्होंने वो भी किया था हमारी टीम को ना। मुझे अच्छी तरह याद है, बलूचिस्तान गया मैं, तो आफ्ताब भी वहाँ एक बुजुर्ग मुझे मिलने के लिए आए। ये बारखान का इलाका है। हाँ जी, हाँ जी। बारखान से आप किला सैफुल्ला गालिबन इलाके का नाम है, उस तरफ जाते, एक तो आपका डेरा बुक्टी की तरफ जाता है ना, एक आप जाते हैं पशीन की तरफ को। जी, किला सैफुल्ला और उससे आगे फिर डेरा बुक्टी। उन इलाकों में ना बहुत तबाही फैली हुई थी। वो जो तबाही थी वो पूरे के पूरे गांव मलियामेट हो गए थे। मैंने बलोचों के अंदर एक चीज देखी जो बाकी सारे पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ है। सर वो मलबे पे खड़ा होगा लेकिन आपको भूखा नहीं जाने देगा। मलबे पे पाँव रख के खड़ा है और हमें देख के उसने दुब्बा दिबा कर दिया अपने। उन्होंने कहा ये लोग मेहमान आए, इनको हम खाना खिलाएंगे। तो हमने एक स्कूल लिया वहाँ पे, स्कूल के अंदर मैंने सारा सामान उतारा। वो तकरीबन कुछ 200 घरों का सामान था कि 200 घर से तामीर होंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो मजदूर नहीं होते, हम उनको गार्डर देते थे, कड़ियाँ देते थे, सामान देते थे, छत का पूरा इक्विपमेंट देते थे और 10,000 फी बंदा देते थे कि आप मिलकर घर अपना बना लें। वो बना लेते थे अपना घर। तो वो हम वहाँ पे 200 घरों का सामान लेकर गए, तो एक बुजुर्ग आ गए। आफ्ताब भाई उनका कद था तकरीबन कोई 6.5 फुट का, इतने बड़े बड़े उनके हाथ थे और वो ऐसे लग रहा था पत्थर का बना हुआ आदमी चलता हुआ आ रहा मेरी तरफ। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, ऐसा उसकी पर्सनैलिटी थी। इतनी बड़ी पगड़ी उन्होंने पहनी हुई, दाढ़ी उनकी सफेद। वो आए मेरे पास से चलते हुए और मैं ऑटो पे लग के खड़ा हो गया ऐसे। उनका ऐसा रोब था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा ऐसे मेरे मुंह को, मेरा मुंह उनके हाथों में चला गया। उन्होंने ऐसे मुझे प्यार किया, यूं करते हैं प्यार। हाँ, उन्होंने मुझे प्यार किया और बैठा दिया। मैं बैठ गया, एक दो बातें उन्होंने की वहां बैठ के। तो मैंने लोगों से पूछा कि इनके गांव की क्या सूरत हाल है ना, तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि छोड़ दो, बना लेंगे। मैंने कहा आप बताएं ना बुजुर्ग, आपके जो आपके इलाके की कोई मसला है, कोई मामला है, हम वहां पे आ जाते हैं और सामान मंगवाते हैं ना लेकर। तो उन्होंने कहा वो बन जाएगा। थोड़ी देर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि रात का खाना ये मेरी तरफ खाएगा। तो सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि ये अभी चला जाएगा वापस, ये जा रहा है उधर रखनी और इसने वहां से वापस जाना है, तो ये अभी यहाँ रुक नहीं पाएगा, हमने इसको दिन में यहाँ से निकालना है, दिन की रोशनी में। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं अभी कुछ भेजता हूँ, जो आप अभी खाना खाओगे दोपहर को, तो ये फिर मैं भिजवा रहा हूँ। तो साथ उन्होंने लड़के को कहा, तो लड़का साइड पे जाके फोन करना शुरू हो गया
कि फलां चीज़ें भेजो, यहाँ पे खाना खिलाना, मेहमान आए हुए हैं। वो उठ के जाने लगे ना, तो मैं उनके साथ 2-4 कदम चला, फिर मैं रुक गया, मुझे लोगों ने रोक लिया, वो चल पड़े। वो थोड़ा आगे जाके ना वापस मुड़ के आया, तो वापस मुड़ के आया ना, तो मेरे यहाँ कंधे पे उन्होंने हाथ रखा और मुझे पता क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं मैं देखने आया था। तो मैंने कहा जी क्या देखा आपने? मैं समझा मुझे ये जो हमने वहाँ लगाया हुआ मेला, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, हम सामान दे रहे हैं, लोग लेकर जा रहे हैं, ये देख। कहते नहीं, कहते मैं तकरीबन 80 साल, बहुत टूटी फूटी वो बोलते थे उर्दू, कहते मैं तकरीबन 80 साल का हूँ। जो उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में पहला आदमी है जो नीचे से आया और छीनने नहीं आया, देने आया, कुछ देने आया, मैं देखने आया था। सर वो आदमी मुझे ज़मीन में गाड़ के चला गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई उसके उस जुमले से, इतना गिल्ट मेरे अंदर पैदा हुआ कि यार क्या जुमला इस आदमी ने बोला कि 80 साल मेरी उम्र हो गई, मैं आज पहाड़ उतर के आया हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि नीचे से कोई देने भी आ सकता है। क्योंकि जब कोई नीचे से आया हमसे छीन के ले गया, कभी कोई हमारी गैस ले जाता है, कभी कोई हमारे वसाइल ले जाता है, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है, हमारी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, हमारे वसाइल पे कब्जा हो जाता है। यानी वो उनकी इतनी शिकायतें हैं कि अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका इजाला करेंगे इंशाल्लाह। हमने उनको डिसोन किया हुआ है एक तरह से। कितना आसान है हमारे लिए कि मारंग बलोच गद्दार है जी, यार उसका दुख तो सुनो। आप मुझे बताएं, वो लड़की है एक नॉर्मल सी आपको लगती है, उसे क्या मिलता है ये करके? मैंने जाकर जब उसे हाथ जोड़ के माफी मांगी ना, तो उसने पता क्या कहा था? उसने कहा भाई हमारे दिल बड़े हैं, आप माफी ना मांगे, इतने बड़े लोग हैं वो। अच्छा जी, अब इधर आए, हमारी गुफ्तगू तो ये कई दिन तो हम जारी रहेगी। मुझे बताओ करंट जो सिचुएशन है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी कर लें। अफसोस होता है कि इतना कुछ और करने को और हमें फिर पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। ये जो IMF वाला मामला चल रहा है, तीसरा खत भी आ गया है, फिर उसके बाद अमेरिका में मामला को जुम्बिश हो रही है, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? देखिए IMF वाले इशू पे आ जाते हैं तो आफ्ताब भाई, आप जब भी किसी को उधार पैसे देते हैं ना, तो आपके दिमाग में पहली बात ये होती है ये वापस करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप एक साहूकार हैं या एक्चुअली तो वो साहूकार है ना, वो बढ़िया टाइप का उनका करैक्टर है IMF का। वो अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो उनके दिमाग में खाली वो नेकी करने के लिए आपको पैसा नहीं दे रहे। नेकियां करने के लिए खर्च नहीं तो जाके रवांडा में खर्च कर दें, उधर जाके कीनिया में, उधर वो सोमालिया में जाके खर्च कर दें, अफगानिस्तान में जाके कर दें। पाकिस्तान के ऊपर अगर वो खर्च कर रहे हैं, दुनिया के बाकी मुल्कों को पैसा दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये मॉडल है कि हमने इनसे वापस कैसे लेना है। उन्हें नजर आ रहा है कि ये पैसा वापस नहीं मिलना, डूब जाएगा। अब वो अपना पैसा डूबने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको यकीन दहानी करवाई थी जब निगरान गवर्नमेंट थी कि हम पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये सिचुएशन सिर्फ इलेक्शन तक रहेगी, जैसे ही हम इलेक्शन करवा लेंगे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में हम मुश्किल स्टेप्स जितने भी आप कहेंगे वो हम ले लेंगे, और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में हम सस्टेन कर जाएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाएं और आपका पैसा भी वापस होगा। यही फिक्र होती है उनको। उन्होंने इन पे यकीन किया, इन्होंने इलेक्शन करवा के जाली हुकूमत बनाई, उन्होंने फिर भी इन पे यकीन किया, जाली हुकूमत बना के भी बंदे उनके मत्थे लगाए, और उनकी मर्जी के बंदों को इन्होंने सामने लाकर बिठाया। औरंगजेब साहब वगैरह आपको पता है। अब हुआ ये कि जितने भी टारगेट्स उन्होंने दिए थे वो पूरे नहीं हो रहे। दो चीजें हो रही है ना, टारगेट पूरे दो तरीकों से होते हैं। एक, आपकी मईशत तरक्की करे, जी, लोग खुशहाल हो, उसके अंदर से पैसा निकले, आपके टारगेट पूरे हो जाए। दूसरा तरीका होता है आप लोगों का खून निचोड़ के टैक्स लगाते जाएं और आप टारगेट कम से कम पूरा कर दें, लेकिन लोग आपके बर्बाद हो जाए, और आगे आपकी सोसाइटी में या आपकी रियासत के अंदर ये कैपेसिटी ना रहे आपके मुल्क में कि वो मजीद आगे पनप सके। और इनको आइडिया हो गया कि ये खसारे का सौदा है, ये एक आधा साल तो चला लिया इन्होंने, इनसे आगे चलना नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर उनको ये नजर आता है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब उन्होंने एक मिशन भेजा स्पेशली, इसका ताल्लुक किस्त के साथ नहीं है, पैसों के साथ नहीं, ये आए हैं देखने के लिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और वो कौन सी चीजें हैं जो की जाए तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, ये चीफ जस्टिस से मिलते हैं, जुडिशियल कमीशन, अपोजिशन अपना डोजियर देती है। ये तकरीबन 19 मुख्तलिफ महकमों के अंदर इन्होंने चीजों में जायजा लिया है, और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। कुछ सामने आपको नजर आ रही है, कुछ आपको नजर नहीं आ रही। अफसोस भी तो होता है कि चीफ जस्टिस को कटहरे में खड़ा किया। ये आजाद मुल्क है सर। देखिए पैसा तो मैंने आज अपने वीलॉग में कहा कि जो गंदे गंदे लोग होते हैं वो भी पैसे कमा ही लेते हैं, लेकिन उनके घरों में हर एक को घुसने की इजाजत होती है। तो हम ऐसे ही पैसा नहीं कमा रहे, जहां मर्जी घुस जाओ, जिस मर्जी कमरे में चले जाओ, ये अदालत का कमरा इधर घुस जाओ, ये इलेक्शन कमीशन का कमरा इधर घुस जाओ, ये फलां महकमे का कमरा इधर घुस जाओ, ये फलां महकमे का कमरा इधर घुस जाओ। भाई जो आपने जिससे कर्ज लिया हुआ है वो दरवाजे के बाहर आके आपसे कर्जा मांगता है तो अच्छा लगता है, बल्कि आप उसको किस्त उसके टाइम पे पहुंचा दें तो अच्छा लगता है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ये पैसे वापस नहीं कर सकेंगे। अब वो रिपोर्ट बना रहे हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने ले जाकर उस वफद को देनी है जिसने पाकिस्तान आना है मार्च में। उसकी बुनियाद पे वो अब आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपने मालियाती मामला को कैसे चलाना है, अब वो आपको ये भी बताएंगे कि आपने अदलिया को और गवर्नेंस के मामला को कैसे चलाना है। ये बड़ा सीरियस इशू है पाकिस्तान को। जब इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ वो मालियाती मामला के अंदर आए थे ना थोड़े से, तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि जनाब पाकिस्तान गिरवी हो गया, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया और ले गया पाकिस्तान को IMF, इमरान खान ने बेच दिया। आज वो मालियाती इदारों की बात नहीं कर रहे, आज वो उन इदारों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, उन जगहों में मुदाखलत कर रहे हैं जिनका मालियाती मामला से ताल्लुक नहीं है, जहां बनता नहीं। इन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान को गिरवी अगर रखने की कोई बात हुई है तो अब हुई है। अब पाकिस्तान की अपोजिशन को तौफीक ही नहीं है इसके ऊपर बात करने की। इमरान खान अगर बाहर होता तो इस पर जरूर बात करता। पाकिस्तान अपोजिशन गहरी नींद सो रही है, मीडिया गहरी नींद सो रहा है। मीडिया को तो सर सुलाया हुआ है ना,
वो बात करना चाहते हैं, मीडिया बात करना चाहता है। देखिए, मैं ऑफ एयर कर दिया जाता है। मेरे अपने मीडिया के दोस्तों से बात होती है, वो कहते हैं यार हमें गालियां पड़ती हैं तो इमरान भाई आपको लगता है हमें अच्छा लग रहा है? हमारे में से चंद एक बेशरम है। लेकिन मालकान के बारे में क्या कहते हो? सर मालिकान कारोबार कर रहे हैं, बहुत पैसा मिल रहा है ऐसे, इसलिए काबिल रहम नहीं है ये। देखिए, काबिल मालिकान हमदर्दी के बारे नहीं। में बताऊं, दे आर डूइंग बिजनेस। जी जी। मुझे 2-3 चैनल्स के मालिकान ये बात कर चुके हैं कि इमरान साहब ये मिशन आपके लिए होगा, हम भाईजान बिजनेस करने आए हैं, इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल इन पाकिस्तान। तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, चैनल वो बंद होते हैं जो बिजनेस नहीं करते, जो बिजनेस करते हैं वो फिर चलते रहते हैं। एक्चुअली आपके जो टीवी मालिकान है वो बिजनेस कर रहे हैं। मुझे एक टीवी चैनल के मालिक का फोन आया, उन्होंने कहा यार मैं तो जान छुड़ा रहा हूँ, ये धंधा ही बंद कर रहा हूँ। मैंने सुना 2-3 चैनल्स बिक रहे हैं, अभी फिर बिक रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों आप बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा बात यह है कि भाई न्यूज चैनल की और न्यूज की एक इज्जत हुआ करती थी और एक लेवल हुआ करता था। हमें जब कहा जाता था कि रियासत के फायदे के लिए आप ये नहीं थोड़ी सी ये चीज कर दें, तो वो रिक्वेस्ट आती थी, कहते हैं, और वो किसी लेवल से आती थी। एक बड़े रैंक का ऑफिसर फोन करके रिक्वेस्ट करता था, सर प्लीज, कहते यार अब उस लेवल का बंदा यार जिसको हम अपने दफ्तर में नौकरी ना दे, 3rd क्लास आदमी हमें फोन करके कहता है और उसका रैंक भी कोई नहीं होता और वो ऐसे हुक्म देता है कि जैसे हम उसके जाती गुलाम है। कहते यार इज्जत के लिए काम किया था इसलिए तो नहीं किया था, बंद कर रहे हैं, बेच देंगे, निकल जाएंगे। तो मीडिया की भी इज्जत कोई नहीं रही और उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीडिया खुद जिम्मेदार है। ट्रू, खड़े हो जाते ना मिलके। देखिए, जब आफ्ताब इकबाल को मार पड़ी तो बहुत सारे लोगों ने सोचा यार आफ्ताब इकबाल ने पैरी ना, मैंने नहीं पैरी, और वो इसलिए भी खुश थे कि आफ्ताब इकबाल को मार पड़ेगी, मेरे लिए मार्जिन निकलेगा। जब इमरान रियाज को मार पड़ी, सिद्दीक जान को मार पड़ी, समी इब्राहिम को मार पड़ी, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि यार मार पहन दो, हमारी तो मार्केट मौजूद है। मैंने 2023 में प्रेस क्लब के अंदर एक तकरीर की थी इस्लामाबाद। मैंने उन्हें कहा था ये तुम्हें सबको अकेला अकेला करके मारेंगे, मुझे याद। मैंने कहा था सबको मारेंगे अकेला अकेला करके, तगड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वरना ये आग सबकी दहलीज पे पहुंचेगी और सबके घर जलेंगे। नहीं मानी इन्होंने मेरी बात, मैं अपने सगी कुट खा के आ गया। मैंने अपने सगी मार खा ली, मुझे किसी से मैं कोई गिला ही नहीं, मुझे किसी से। जिसने आवाज उठाई उसका बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं उठाई उसका उससे भी ज्यादा शुक्रिया। लेकिन मामला यह कि मैंने एक चीज सीखी है, अब बंदे से मेरा इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, जिस बंदे की आवाज बंद होगी ना, मैं उसका पूरा साथ दूंगा। ये मैंने सीखा है। यही चीज अगर बाकी सारे भी सीख जाए तो मसला ही खत्म हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा इश्तिहार पूरे सफे का। अच्छा, अब तो इश्तिहार नहीं देते, वो इश्तिहार में खबरें देते हैं कि ये फ्रंट पेज आपका हमने आपको दे दिया। अरे याद नहीं, इलेक्शन से एक दिन पहले अभी फिर दिया ना भाई, वजीर आजम नवाज शरीफ वो आया था ना, वो अभी बैनर लगा हुआ अभी ये था। थोड़े दिन पहले जब 1 साल पूरा हुआ ना इलेक्शन का, शबाश शरीफ निकाल के देखिए आप 8 फरवरी। नहीं तो आपने उस बच्ची के साथ गुफ्तगू नहीं उसकी सुनी? पाकिस्तान नहीं दुनिया का पहला वजीर आजम है जो इश्तिहारों में काम कर, और अजीबोगरीब तरीके नहीं, और इस तरह के इश्तिहारों में यार बेपाया का लफ्ज बच्ची के साथ। हद होगी यार, तुम इतने अहमक हो कि किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं कि इसकी कॉपी राइटिंग करवा लो, विजुलाइज करवाओ किसी और तरीके से। एक चीज होती है सबलाइम आपने तरीका। वो जगह पहचानी है जहां पे इश्तिहार बना है? पता नहीं कौन सी जगह होगी मुझे, मैं तो अभी मैं आपको एक चीज मैं वो हरकतें देखता मैं रहा आपको हूँ। एक चीज बताता हूं, आप भी देखें, इनको बेवकूफों को पता ही नहीं है। ये अपना इश्तिहार बनाते हैं खूबसूरत तरीन जगह पे, गुले गुलजार। गरीब आदमी का कितना दिल छिल जाता होगा देख के, यार ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें इस बेसिक चीज का ये आइडिया नहीं है। आप इमरान खान के निकाल के उनकी जो सोशल मीडिया के लोग जो उनका इमरान खान साहब का ऐड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मंजे पे लेटा हुआ है, जी जी, वो बनाते हैं यूं करके के साथ बैठ के रोटी खा रहे हैं, यूं करके केक खा रहा है, थोड़ा सा नीचे गिरा है, उठा के फिर चाय के अंदर पापड़ डबो के। अब ये इमरान खान है, देखिए वो उसकी पब्लिसिटी हो रही, वो लोगों को लगता है यार हमारे जैसा आदमी है। अच्छा, जब इमरान खान ने रोटी डबो के खाई उसके अंदर चाय के अंदर, तो आधे पाकिस्तान को लगा ओए ये तो ग्राही है, ये तो साढ़े साल से हमारे साथ वो रिलेट कर लेते हैं ना। अच्छा देखो, दो वो और एक तीसरा, 3 एड्स बड़े मशहूर हैं जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए। एक तो ये कि फुल पेज मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, याद है ना क्या इश्तिहार था। दूसरा PIA, वो देखा वो जाके सीधा उन्होंने वो टावर के आईफिल टावर के अंदर जो है ना। और अब ये शहबाज शरीफ साहब का एक और आ तो गया। वी आर कमिंग। नहीं, ये रोजाना की बुनियाद पे आप अखबार पाकिस्तानी ज्यादा मुझे लगता है शौक नहीं करते, लेकिन उसके अंदर रोजाना कोई ना कोई लतीफा आ रहा होता है। एड एजेंसी कौन सी है यार, वो कोई मत देने वाला साइंटिस्ट है। मैं आपको एक चीज बताऊं आफ्ताब भाई, इन्होंने पैसा बांटना है मीडिया को और कुछ नहीं है। ये मीडिया को दबा के पैसा तरीके से बांटे ना, राधा है, हर चीज का एक तरीका होता है। पैसा बांट रहे हैं मीडिया को ताकि मीडिया की जुबान बंद रहे, और कोई बात नहीं है। अब वो नया एक सिलसिला के आप देखें ना, अभी उन्होंने ISPR के लिए 2 अरब रुपए का वो ग्रांट बढ़ा दिया। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं कि ये काम सारे जो है वो एक दौर में मुफ्त होते थे। अब इसके और मीनिंगफुल लोग करते थे, मीनिंगफुल। अब पैसे लेके लेते हैं जो है ना, वो बयानियां पैसे बांट रहे हैं, इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले मुझे ऑफर आना शुरू हो गई, आपको इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा देंगे, आपने बस बोलना नहीं, चुप करके बैठ जाए। तो मैंने क्यों नहीं बोलना, मैंने तो इस दिन का इंतजार किया, मैं काम करूंगा। हर एक को ऑफरें हुई हैं, हर एक को कि इस चैनल पे बैठा देंगे, इतना बोरियां भरी हुई, पता नहीं मैं अब क्या बताऊं। ये तो किसी वक्त मैं मेमोइर्स लिखूंगा ना, मजा तब आएगा। तो आप वो MNA से पूछे, अभी उसने क्या बताया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे ख्याल में स्टोरी ऑफ द मंथ है, और इसको तो इंटरनेशनल जरीदों में छपना चाहिए, जो जुनैद अकबर ने दी है। जुनैद अकबर ने बताया कि उनको जो ऑफर की गई थी कि 75 करोड़ रुपया फी बंदा आप ले लें, उस ऑफर में शामिल क्या था कि आपको अगवा करने की हम वीडियो बनाएंगे, नकाब पोस्ट लोग आपको अगवा करके सीट के लेकर जाएंगे, प्रोडक्शन चार्जेस सारे अलग दिए जाएंगे, वीडियो आपकी पब्लिक होगी जिसमें पता चलेगा आप अगवा हो गए। फिर आपको 75 करोड़ रुपया और गोल्डन वीजा आपको मिल जाएंगे, वो आपके आप साइड पे लगा दें जहां पे आपने रखने। उसके बाद हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, वो इंजेक्शन लगा के आप गनूदगी में चले जाएंगे। उस गनूदगी के आलम में आप लोगों को हम पकड़ के नकाब पोशों के साथ असेंबली में ले जाएंगे।
असेंबली में हुकूमती बेंचों पे जाके आप बैठ जाएंगे और आपकी हालत बता रही होगी कि आप होश में नहीं है, और वहां पे आप वोट डाल देंगे, वोट डाल के बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे कि आप एक आग लगा देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर दें, आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं होगा, दबा के आप हमें गालियां दें, लेकिन ये वोट आप हमें डाल दें। 75 करोड़ भी दे रहे हैं, गोल्डन वीजा भी दे रहे हैं, और पब्लिक इमेज भी बचा के दे रहे हैं कि आपको अगवा करने की वीडियो भी होगी, आपको वहां घसीट के लाने की वीडियो भी होगी, और आप नशे के अंदर दिखाई देंगे जो इंजेक्शन हम आपको लगाएंगे। ये है कितना जबरदस्त पैकेज बनाया इन्होंने। ये निजाम इस लेवल तक गिरा हुआ है, इस लेवल तक। मुझे इंजेक्शन लगाते थे ना, वो एक इंजेक्शन मुझे लगाया उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया में ही नहीं हूं, ये नहीं ऐसा लगता मैं हवा में उड़ रहा हूं। पुरलुत्फ किस्म का इंजेक्शन सर नहीं, वो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि दे हैव टैक्टिसेस। मैं बड़ी रकाबत महसूस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। नहीं मैंने असल में हुआ ये था कि मैंने वो टकरे मारी, मेरा खून नहीं वो इंजेक्शन वो हमें क्यों नहीं लगाया गया? मैं जख्मी हो गया। तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? वही तो, ये दवाइयां देते थे इतनी सारी खाने के लिए, इंजेक्शन देते थे, कुछ दवाइयां ऐसी थी उनमें नशा था, वो मैं खाता था तो मुझे लगता था कि मैं पुरसकून हूं, और मुझे लगता था कि मैं ये टाइम गुजार सकता हूं, वरना ये टाइम नहीं गुजरेगा। मैं दवाइयां खाता था, मुझे उन्होंने 2-3 दफा इंजेक्शन लगाए, 2 दफा लगाए, तीसरी दफा उन्होंने कोशिश की तो मैंने नहीं लगवाया। और मुझे सीरियसली मैं आपको बताऊं तो मुझे उनमें से एक बंदे ने बता दिया था कि अब जो इंजेक्शन हम आपको लगाने लगे, आपने ये इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो फिर मैंने नहीं लगवाया था। साइकेट्रिस्ट लेके आते थे मेरे से, वो बातचीत करता था साइकेट्रिस्ट वहां नीचे बैठ के कि बताओ इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, उनके नाम क्या है, ऐसी बातें करता था। काम क्या करते हो, रहते कहाँ हो आप, अब आप क्या करोगे जाके। इधर बताइए कि अब तीसरा खत भी आ गया है, पतन का रेफरेंस भी उसमें आ गया है, और ये बताइए कि हालात अब किधर जाते नजर आते? देखिए, इमरान खान साहब इन खतों के जरिए से जो कर रहे हैं ना, वो किसी को भी समझ नहीं आ रही, लेकिन जिनको खत लिखा जा रहा है आर्मी चीफ को, उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। इसे कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देना। इमरान खान साहब एक्चुअली जितना कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है ना, क्योंकि अब ये चीजें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं, एंड ऑफ द डे कंक्लूड। जी, कल के बाद तो ये आखिरी कील जिस दिन ठुका है ना अदालतों वाला, अब उसके बाद मामला अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब ये बताना चाहते हैं कि ये जो सारा मैस क्रिएट हुआ है ये किस तरफ से हुआ है, तो अब वो उस तरफ को उसको मोड़ रहे हैं, उसका रुख मोड़ रहे हैं, उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनाब ये है मसला और इधर से हो रहा है। तो कब तक तुम महसूस करते हो इमरान के 2 मंथ्स 3 मंथ्स? नहीं देखिए जी, मुझे ये बात आज से कुछ अर्सा पहले तक एक जनरल ने मुझे रब्ता किया था, मिलिट्री जनरल ने। उसने मुझे कहा था कि आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप मुझे मिले तो मैं आपको कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने उसे इनकार कर दिया था, मैंने कहा जी मैं नहीं मिलता हूँ, मैंने कहा जी मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, मेरे साथ पहले बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है, और मैं अपना काम करूंगा, मुझे किसी से मिलने से फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो कुछ सीख लिया इस बीच में कि जो शायद मैं कभी नहीं सीखता। तो आपको फायदा कोई नहीं होगा मेरे से मिलकर, आप मेरी सोच को आप बदल नहीं सकेंगे। तो जब मेरी उनके साथ ये बातचीत हुई तो वो मुझे कह रहे थे कि कब तक आप ये, तो ये बात मेरे से एक दफा नहीं 3-4 दफा पूछी गई है। एक दफा ये साहब ने पूछी, एक दफा एक और साहब ने, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा 4-5 साल मुझे और पहाड़ों पे रहना पड़ जाएगा, मैं रह लूंगा। 4 साल 5 साल पहाड़ों पे रहना पड़ जाएगा, मैं रह लूंगा। लेकिन क्या नाम है, ये जो चीज आप करने के लिए कहते हैं ना लोगों को, ये पाकिस्तानियों से होनी नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बोलने का काम है, आप चाहते हैं इसकी आवाज बंद हो जाए, शायद आपको इससे फायदा होगा। मैंने कहा जी मेरी आवाज आपने 12 महीने बंद रखी है, 11 महीने, 5 महीने अपने पास रखा, अगले 5 महीने में वैसे ही काम नहीं कर सका, तो ये 10 महीने हो गए। तो क्या उस 10 महीने में पाकिस्तान बदल गया था? नहीं बदला ना, लोगों की सोच नहीं बदली। इमरान रियाज के चुप होने से लोग चुप थोड़ी हो जाएंगे, एब्सोल्युटली। उनकी सोच तो वही रहेगी, उनके दिमाग के अंदर वही है। तो वो लोग उस रास्ते पे अब चल पड़े हैं, उनको आप पीछे नहीं ला सकते। तो मैंने उन्हें कहा 4-5 साल भी पहाड़ों पे रहना पड़ा, मैं रह लूंगा। तो मेरे एस्टीमेट में ये इतनी मुकद्दस लड़ाई है कि अगर ये 20-22 साल भी चले तो कोई मसला नहीं है, और ये भी खत्म नहीं होनी आफ्ताब भाई, इसका एक राउंड खत्म होगा। ये लड़ाई खत्म तब होगी जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, जब पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां खत्म हो जाएंगी, जब मैंडेट का एहतराम होगा, बंद कमरों में फैसले बंद हो जाएंगे, और इदारे सिर्फ उन किरदारों तक महदूद रह जाएंगे जो उन्हें आइन ने दिया हुआ है। और ये इतनी जल्दी होना नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। हाँ, फिलहाल तो हम इमरान की बात करते हैं। इमरान खान देखना, ये तो एक फेज है ना, अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं अपनी शराइत के ऊपर और आकर पॉलिटिक्स को दोबारा कंट्रोल करते हैं तो कुछ चीजें ठीक होने की तरफ चल पड़ेंगी। सिस्टम यकसर तब्दील नहीं होगा, वो ग्रेजुअली होगा। जी। आप एकदम से काया पलट नहीं सकते, बिल्कुल। उसके लिए आपको खूनी किस्म का इनकलाब चाहिए, या फिर आप जिसके बड़े हामी हैं। मेरी नजर में जो है ना, वो खूनी इनकलाब पाकिस्तान के अंदर वो इतनी ज्यादा तबाही हो जाएगी कि फिर रिकवर करना बहुत नहीं। मैं तो कहता हूं 2 वे होना चाहिए, साथ सख्ती भी और साथ नरमी, यानी एवोल्यूशन रेवोल्यूशन नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बड़ी पोलराइज्ड सोसाइटी है, बहुत पोलराइज्ड है और वेपनाइज्ड है। अगर एक दफा मामला हाथ से निकल गया ना तो आफ्ताब भी मुश्किल हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक आदमी है जो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो भी किस लेवल तक करता है और उसके मुखालिफिन के पास कितनी ताकत और कितने वेपन और क्या चीजें हैं, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे ख्याल में द बेस्ट वे इज कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और सारे इदारे और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर इसके बारे में सोचें कि चीजों को लोगों की मर्जी पे छोड़ दें। ये गलत फैसला करते ही नहीं पाकिस्तानी। 1947 में इनका फैसला था ना, कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क बना लेने, क्या गलत फैसला था? नहीं, ठीक था। 65 में इन सारों ने फैसला किया कि जितना मर्जी बटा होगा गल पै जाओ, क्या गलत फैसला था? ठीक फैसला था। 71 में आपने इनका फैसला नहीं माना, आपने नुकसान उठाया। जब जब आप पाकिस्तानियों का फैसला मानेंगे आपको फायदा होगा, जब जब आप पाकिस्तानियों का फैसला नहीं मानेंगे आपको नुकसान होगा।
अब आप पाकिस्तानियों की बात नहीं मान रहे पिछले 2.5-3 साल और से। फहम नुकसान करवा रहे हैं। लगातार नुकसान करवा रहे हैं। पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में इतनी खलीज, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कुछ किस्मती तो नहीं है। मुझे तकलीफ होती है इस बात से। बहुत सारे दोस्त मेरे फौजी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो फोन करके मेरे से जब बात करते हैं तो वो उदास है, परेशान है कि यार यूनिफॉर्म पा के बाहर नहीं जा सकते, अपना तारुफ नहीं करवा रहे आजकल। ये मुशर्रफ दौर में कुछ लोगों के साथ हुआ था कुछ अरसे के लिए। वो कह रहे जी इतनी पब्लिक में और हमें इतनी दुनिया कभी थी नहीं। मैं लाहौर में या इस्लामाबाद में कहीं निकलता था, मुझे आके मिलते थे, गले मिलके मुझे माफी मांगते थे। ढाका की याद ताज़ा होती है। सर देखें, वो तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, लेकिन ये लेकर तो उसी तरफ जा रहे हैं ना। तरीका वारदात तो वही है ना। अब किसका इंतजार है? डिजास्टर का क्या इंतजार? फातिमा जना साहिबा को गालियां नहीं दी गई? इसी एस्टेब्लिशमेंट ने दी है। कुछ होता था। यही सारा कुछ उनके साथ किया गया जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा। और जो सबसे ज्यादा काबिल नफरत बात है वो ये है कि आप खुद आ जाए ना। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं मुल्क चलाना है तो सामने आओ। आओ बिस्मिल्लाह, जरूर आओ। देख लेने तिलों में कितना तेल है। आप आ जाए सामने, हमें मुखालफत करने का भी मजा है यार कि मार्शल के खिलाफ मुखालफत हो रही है, मुजामत हो रही है। फिर पता चल जाए कौन कहां खड़ा है। आप लेके वो शक्लें आए जिनको पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया। यानी एक आपने सजा दी और वो डबल दी। मैं कहता हूं इनसे बाजवा आ जाता बहुत बेहतर था। सर सजा डबल दी है, सजा डबल दी है। जी, जी। इमरान खान को लोगों ने वोट डाले, इन्होंने उसको नहीं आने दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको रिजेक्ट किया उनको लेकर आए, इसकी ज्यादा तकलीफ होती है। इसको इमरान कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। एग्जैक्टली यही किया उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ एग्जैक्टली। और मैं बताऊं, आज आफ्ताबी इलेक्शन करवा लें, आज से 1 साल बाद करवा लें, 10 साल बाद करवा लें, इस कौम की ये जिद है कि एक दफा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है और वो तस्लीम करवानी है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी और ये शिकस्त तस्लीम हो गई। और उसके बाद फिर हो सकता है कौम का मिजाज और वो चीजें बदल जाए। लेकिन ये कौम तुली बैठी है। एक बारी देसी एक बारी बात हमने इनको हराना है, एक दफा वो तुले बैठे। इमरान, दिल तो ये चाह रहा है कि नॉन स्टॉप ये गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन वक्त की किल्लत हमेशा हायल रहती है। लेकिन अब तुम चूंकि यहाँ आ गए हो, अब बहुत मज़ा आएगा। अब महफिलें भी फिर से बहाल होंगी, हमारे सैर सपाटे भी। मैं कंक्लूड करते हुए अपने व्यूअर्स को ये यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस इंटरव्यू की अगली किस्त, अगली शक्ल, अगली फॉर्म इसकी हम ऐन मुमकिन है किसी जंगल में से, किसी दरिया के किनारे, क्योंकि हम दोनों सहरा नवर्द हैं, बयाबानी लोग हैं। हम तो आप यकीन कीजिए जितनी देर बैठते हैं 80% हम पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, बकिया 20% में से 19% सिर्फ नेचर होती है। और हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ जगहों से भी करवाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों से करवाएंगे। इमरान के साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।